टोटल चार्ज ऑफ डेप्रिसिएशन एंड मेंटेनेंस ऑफ असेट्स ऑन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट विल बी यूनिफॉर्म अंडर। अब यहाँ पर हमें बताया गया है कि जो भी हमारे डेप्रिसिएशन का जो टोटल चार्ज हमने लगाया था उसकी मेंटेनेंस में असेट्स की, वो हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में के मतलब कहाँ पर उसको एक समान दिखाया जाएगा, वो कहाँ पर एक वैल्यू होगी, हमें वो बताना उस मेथड के अंदर। तो देखिए यहाँ पे डिफरेंट मेथड दिए हुए हैं, आपने डेप्रिसिएशन चैप्टर किया होंगे, वहां पर क्वेश्चंस करे होंगे, तो ये सारे मेथड्स आपने पढ़े होंगे। फर्स्ट देखिए यहाँ पर है हमारा स्ट्रेट लाइन मेथड। स्ट्रेट लाइन मेथड, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, एन्युटी मेथड एंड डेप्रिसिएशन फंड मेथड। तो देखिए यहाँ पर आप हम पहले एक एक करके इन सारे मेथड्स को पढ़ लेते हैं। देखिए स्ट्रेट लाइन मेथड में क्या होता है, एक वैल्यू निकाली जाती है और हर महीने या हर 6 महीने में वही वैल्यू उसकी असेट्स की यूज की जाएगी। ठीक है, वही जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने पहले साल निकाली 5,000 रुपए, तो दूसरे साल भी 5,000 रहेगी, तीसरे साल भी 5,000 रहेगी और चौथे साल भी 5,000 रहेगी। ठीक है, फिर आता है डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड में क्या होता है, फॉर एग्जांपल जैसे कि अभी मैंने आपको ऊपर एग्जांपल बताया था 5,000 है, तो डिमिनिशिंग मेथड में क्या होगा, जैसे असेट्स थी हमारी 40,000 की, 5,000 हमने डेप्रिसिएशन लगाया उस पे। फॉर एग्जाम्पल है 5,000 इतना परसेंट होता नहीं है, 500 होगा, लेकिन आप 5,000 मानिए, तो जैसे 40,000 में से 5,000 आपने माइनस किए तो कितना बचा आपके पास, 35। तो जो सेकंड ईयर होगा वहां पे 35,000 पर डेप्रिसिएशन लगेगी, ना कि वो 5,000 वाली होगी। यानी कि हर साल उस जो भी असेट्स का बैलेंस होगा उस पर डेप्रिसिएशन लगाई जाएगी। एन्युटी मेथड, एन्युटी मेथड के अंदर एक एन्युटी टेबल होती है जिसको फॉलो करके वहां पे उसकी असेट्स की जो डेप्रिसिएशन है वो निकाली जाती है। एक एन्युटी टेबल होती है और इसमें जो भी अमाउंट निकल कर आता है उससे मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। एन्युटी टेबल में एक वैल्यू होगी, उस वैल्यू को हम लेते हैं और साथ ही साथ उस वैल्यू से जो भी असेट्स की टोटल वैल्यू होगी उसमें मल्टीप्लाई करके एक हमारी वैल्यू निकल कर आएगी जिसको हम डेप्रिशिएबल वैल्यू बोलते हैं, उसको हम शो करते हैं अपने अकाउंट्स में। ठीक है, डेप्रिसिएशन अकाउंट में। फिर आता है डेप्रिसिएशन फंड मेथड। अब देखिए डेप्रिसिएशन फंड मेथड, यहाँ पर एक फंड क्रिएट किया जाता है जिसको सिंकिंग फंड के नाम से भी जाना जाता है। इसके अंदर क्या होता है, हर साल एक फंड क्रिएट कर दिया जाता है और इसमें ये देखा जाता है कि अगर हम इस जगह अपनी बहुत सारी संपत्ति ऐसी होती हैं, मूल्यवान संपत्ति, जैसे कि एक टाइम के बाद वो खत्म होती ही होती हैं, तो वो ये सोच कर चलते हैं कि एक समय बाद जब ये खत्म हो जाएंगी तो हमें नई संपत्ति खरीदनी पड़ेगी, नई एसेट परचेस करनी पड़ेगी। तो उस समय इतना पैसा कहाँ से आएगा, तो वो पहले से ही उसमें इन्वेस्ट करते रहते हैं थोड़ा थोड़ा करके, जिससे कि अगर जब इसकी वैल्यू 0 हो तो हम एक नई असेट्स परचेस कर लें इस फंड में जो भी हमने इन्वेस्ट किया है वहां से पैसा लेकर। ठीक है, तो डेप्रिसिएशन फंड वहां पे क्रिएट किया जाता है। तो यहाँ पर ये सारे मेथड आपने पढ़ लिए। अब आपको बताना है कि यहाँ पर जो रख रखाव में एक समान वैल्यू कहाँ पर होगी। तो अभी अभी मैंने आपको बताया कि एक वैल्यू जो फॉलो की जाती है वो की जाती है स्ट्रेट लाइन मेथड में। नाम से भी इजीली यहाँ पे समझ में आ रहा है, स्ट्रेट लाइन मतलब एक स्ट्रेट वैल्यू है जो हर साल हमें वही वैल्यू यूज करनी है। ठीक है, बाकी सारी तीनों मैंने आपको समझाई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन प्रोवाइडेड इन द सिंकिंग फंड मेथड व्हेन कंपेयर टू एन्युटी मेथड इज। अभी मैंने आपको ये एन्युटी एंड सिंकिंग फंड दोनों डिस्कस किए थे, तो आपको ये बताना है कि जो अमाउंट है डेप्रिसिएशन का सिंकिंग फंड के अंदर अगर वो एन्युटी से कंपेयर किया जाए तो वो क्या रहता है, हाई रहता है, लो रहता है, इक्वल होता है या फिर अनप्रिडिक्टेबल है। तो देखिए अगर हम बात करें सिंकिंग फंड मेथड में जो डेप्रिसिएशन का अमाउंट होता है एन्युटी के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो इसकी वैल्यू कैसी होगी, इसकी वैल्यू लो होती है। क्यों? क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि एन्युटी में क्या होता है, एक वहां पर टेबल फॉलो की जाती है, एन्युटी टेबल जिसको बोलते हैं, उसके अकॉर्डिंग निकाला जाता है। जबकि सिंकिंग फंड में क्या होता है, जो प्रॉफिट होते हैं उनमें से कुछ अमाउंट जो हमारे इन्वेस्ट कर दिया जाता है एक फंड में और उस अमाउंट को यहाँ पर शो किया जाता है एज इंटरेस्ट, या हम बोल सकते हैं एज अ डेप्रिसिएबल वैल्यू। तो इसकी जो अमाउंट होता है वो एन्युटी टेबल से हमेशा कम रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर लोअर इसका राइट आंसर हो जाएगा। और अभी हम थ्योरी भी डिस्कस करेंगे तो वहां पर हम डिटेल में इनको पढ़ेंगे कि क्या क्या कैसे कैसे सारी चीजें यहाँ पे कैलकुलेट की जाती हैं और किस तरह से यहाँ पर डेप्रिसिएशन निकाला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं।
डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स असेट इज, अब फिक्स असेट पर डेप्रिसिएशन जो होता है वो हमारा क्या कहलाता है? अ सोर्स ऑफ फंड, एन एप्लीकेशन ऑफ फंड, ऑन फ्लो ऑफ, नो फ्लो ऑफ फंड, या फिर नन ऑफ द अबव। तो देखिए अगर हम फिक्स असेट पर डेप्रिसिएशन निकालते हैं तो यहाँ पर ये ना तो कोई सोर्स ऑफ फंड है, क्योंकि यहाँ से हमें कोई भी फंड जनरेट नहीं हो रहा, ठीक है। एन एप्लीकेशन ऑफ फंड, अब यहाँ पर किसी फंड का कोई यूज भी नहीं हो रहा, क्योंकि यहाँ पर तो हम एक तरह से बस एक रिकॉर्ड करके चल रहे हैं कि इतने टाइम पीरियड तक हमारी वैल्यू जो है इस असेट की जीरो हो जाएगी या फिर कम हो जाएगी, हमें दूसरी परचेस करनी पड़ेगी। एक अंदाजा लग जाता है कि इतने टाइम पीरियड बाद हमें एक मशीन परचेस करनी है, ठीक है। यहाँ पर उस कोई फंड का हम यूज नहीं कर रहे हैं। नो फ्लो ऑफ फंड, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है, क्योंकि यहाँ पर जो असेट है उसकी बस हमने उसके लाइफ के अकॉर्डिंग, जो भी उसकी लाइफ है उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे डेप्रिसिएशन निकाल लेते हैं, जिससे हमें पता चल जाता है कि कितने टाइम बाद इसकी क्या वैल्यू रहेगी। यहाँ पे फंड का कुछ भी लेना देना नहीं है, ना हमारे पास फंड जनरेट हो रहा है और ना ही हमारे पास से कहीं फंड इन्वेस्ट हो रहा है या फिर यूज हो रहा है, ठीक है। तो ये नो फ्लो ऑफ फंड यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है द कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म एप्लीकेबल, कहाँ पर होता है हमारा कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म? इन प्रोवाइडिंग फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स, इन मेकिंग प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स, इन मेकिंग प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, या फिर इन मेकिंग प्रोविजंस फॉर कंटिजेंसीज। बताइए, कन्वेंशंस की यहाँ पे बात की जा रही है। देखिए कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म के अंदर हमारे जितने भी लॉस होते हैं उनको ध्यान में रख के ये चीज की जाती है। यहाँ पर हमारे जितने भी प्रॉफिट्स होते हैं इनको इग्नोर किया जाता है, ठीक है। तो उनके लिए प्रोविजंस बनाए जाते हैं जितने भी हमारे लॉस हैं। तो यहाँ पर इस के अकॉर्डिंग हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा बी, इन मेकिंग प्रोविजंस फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स। यहाँ पर हमारा ए ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे डिस्काउंट की बात कर रहे हैं, यहाँ प्रोविजन बात कर रहे हैं डेप्रिसिएशन के लिए, और यहाँ पर बात कर रहे हैं कंटिजेंसी की। यहाँ पर ऑप्शन होगा हमारा जो भी हमारे बैड डेट्स होते हैं, जो कि हो भी सकते हैं, अभी हमें नहीं पता, तो उनके लिए प्रोविजंस बना के रखा जाता है हमारा कन्वेंशन ऑफ कन्वेंटिज्म में, ठीक है। तो ऑप्शन बी राइट है। नेक्स्ट है लेजर इज अ बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री, फाइनल एंट्री, ऑल कैश एंट्री, या फिर ऑल क्रेडिट एंट्री। अब लेजर जो है वो किस तरह की बुक है, बताइए। देखिए यहाँ पर अगर हम लेजर की बात करें तो लेजर के अंदर फाइनल एंट्री होती है, इसके बाद तो हमारे अकाउंट्स प्रिपेयर किए जाते हैं, हमारे स्टेटमेंट प्रिपेयर किए जाते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, फाइनल एंट्री। ओरिजिनल एंट्री हमारी जर्नल में होती है। ऑल कैश एंट्री नहीं, हम कैश बुक की बात नहीं कर रहे। ऑल क्रेडिट एंट्री नहीं, हम किसी पर्टिकुलर अकाउंट की बात नहीं कर रहे, जैसे कि परचेज अकाउंट, क्रेडिट एंट्री होती है उसमें, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, द प्राइवेट प्रॉपर्टी ऑफ अ पार्टनर शुड बी यूज टू। अब ये जो प्राइवेट प्रॉपर्टी होती है हमारे पार्टनर की, वो हमारी किस तरह से उसका उपयोग होना चाहिए? पे हिज प्राइवेट डेट फर्स्ट, इफ देर इज एनी सरप्लस इट कैन बी यूज टू पे फर्म्स लाइबिलिटी, बोथ ए एंड बी, या फिर नन ऑफ दी अबव। तो देखिए यहाँ पर प्राइवेट प्रॉपर्टी की बात की जा रही है, तो उसके प्राइवेट डेट से हम पार्टनरशिप को कोई लेना देना नहीं है। वो सिर्फ पहले ये देखेगी कि अगर किसी उसके पास कोई भी सरप्लस है तो सबसे पहले फर्म्स की जो लायबिलिटी है वो पे की जाएंगी। अब प्राइवेट उसके डेट है, उससे वो निपटे, फर्म को उससे कोई लेना देना नहीं है। हम यहाँ पे फर्म के रेफरेंस में, पार्टनरशिप के रेफरेंस में बात कर रहे हैं, तो अगर कोई सरप्लस उसके पास होगा तो वहां पे फर्म के जो भी डेट्स हैं वो पे किए जाएंगे। तो ऑप्शन बी जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, after the new partnership agreement, assets and liabilities in a balance sheet are recorded at। अब पार्टनरशिप के नए एग्रीमेंट के द्वारा जो असेट्स एंड लाइबिलिटीज होंगी अब वो बैलेंस शीट में किस वैल्यू पे रिकॉर्ड की जाएंगी? बताइए इसका आंसर। ओरिजिनल वैल्यू पे, वैल्यूड फिगर पे, वो सॉरी वैल्यूड फिगर, रियलाइजेबल वैल्यू, या फिर नन ऑफ दीज। देखिए यहाँ पर हम न्यू पार्टनरशिप की बात करें तो न्यू पार्टनरशिप के अंदर जो उसकी एसेट्स एंड लाइबिलिटीज होती हैं उसका रिवैल्यूएशन होता है। तो रिवैल्यूएशन होता है तो वैल्यू भी कैसी हो जाएंगी, उनकी रिवैल्यूड हो जाएंगी।
तो उनको बैलेंस शीट में रिवैल्यूड फिगर पर ही शो किया जाता है। ओरिजिनल वैल्यू से कोई लेना देना नहीं है। और रियलाइजेबल वैल्यू यहाँ पर तब आती है जब हम बिजनेस खत्म कर रहे हों, ठीक है, या पार्टनरशिप एंड हो रही हो। यहाँ पर पार्टनरशिप एंड नहीं हो रही है, ठीक है। तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे रिवैल्यूड फिगर राइट आंसर हो जाएगा। आई होप यहाँ तक आपको सारे क्वेश्चंस क्लियर हो रहे हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंक्लूसिव एविडेंस ऑफ पार्टनरशिप, इसमें से कौन सा जो हमारा है कंक्लूसिव एविडेंस है पार्टनरशिप के अंदर? शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट है, म्यूचुअल एजेंसी है, कैरिंग ऑफ सम बिजनेस है, या फिर ऑल ऑफ दीज है। देखिए यहाँ पे कंक्लूसिव एविडेंस की बात कर रहे हैं, बताइए किस तरह से होगा। देखिए कंक्लूसिव एविडेंस जो होते हैं वो हमारे डिपेंड करते हैं कि उनके बीच में किस तरह का एग्रीमेंट हुआ है, उनकी म्यूचुअल एजेंसी कैसी है, उसके बेसिस पर सारे निर्णय लिए जाएंगे, ठीक है। उन्होंने एग्रीमेंट कैसा किया उसके बेसिस पर। तो यहाँ पे ऑप्शन बी म्यूचुअल एजेंसी राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसी के बेसिस पर सारी चीजें देखी जाएंगी कि हाँ इस तरह का एग्रीमेंट हुआ था, आपको अब ये वाली चीजें फॉलो करनी है, या आपको इतनी ड्यूटीज करनी है, या आपको इस तरह से प्रॉफिट शेयर डिस्ट्रीब्यूट करना है, ठीक है। तो ऑप्शन बी राइट है। नेक्स्ट है एट द टाइम ऑफ डेथ ऑफ अ पार्टनर फर्म्स गेट्स, अब किसी भी पार्टनर की डेथ के समय फर्म को क्या मिलती है? पॉलिसी अमाउंट, सरेंडर वैल्यू, बोथ ए एंड बी, या फिर नन ऑफ द अबव। देखिए फर्म यहाँ पे पार्टनर की डेथ की बात की जा रही है, तो पार्टनर की डेथ के समय जो फर्म को रिसीव होती है वो मिलती है उन्हें पॉलिसी का अमाउंट, ठीक है। पॉलिसी के अमाउंट को वो रिसीव करता है। सरेंडर वैल्यू यहाँ पर नहीं आई। सरेंडर वैल्यू तो तब मिलती है जब वहां पे वो सरेंड करे, ठीक है, तब वहां पे सरेंडर वैल्यू उसको मिलेगी। यहाँ पे सरेंडर वैल्यू से कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पर डेथ के बाद, जैसे कि मैंने कल ही आपको जॉइंट लाइफ पॉलिसी बताई थी, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि अगर किसी की डेथ हो जाती है, या फिर फर्म जो है, या सॉरी जो हमारी जॉइंट लाइफ पॉलिसी है वो मैच्योर हो जाती है, डेथ हो या मैच्योरिटी हो, उनमें से जो भी पहले होगा विच एवर इज अर्लियर, उसी के बेसिस पर अमाउंट मिलेगा आपको, ठीक है। तो यहाँ पे डेथ की बात की जा रही है, तो हम ये एज्यूम करके चल रहे हैं कि अभी जो उसकी मैच्योरिटी है वो नहीं हुई है, तो यहाँ पे पॉलिसी अमाउंट उसका पूरा मिल जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट है, ये भी मैंने आपके साथ डिस्कस किया हुआ है क्वेश्चन। अंडर कैपिटलाइजेशन मेथड गुडविल इज कैलकुलेटेड बाय, अब कैपिटलाइजेशन मेथड में बताना है कि हमें गुडविल किस तरह से ट्रीटमेंट होता है। नंबर ऑफ ईयर्स परचेज को जो हम एवरेज प्रॉफिट से मल्टीप्लाई करते हैं तब होगा। सेकंड ऑप्शन है जो सुपर प्रॉफिट्स हैं उससे मल्टीप्लाई करेंगे नंबर ऑफ ईयर परचेज को। थर्ड ऑप्शन है एवरेज प्रॉफिट में जो हम डिवाइड कर देंगे एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न, या फिर जो सुपर प्रॉफिट होगा उसमें हम डिवाइड करेंगे एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न। तो कैपिटलाइजेशन के अंदर गुडविल कैसे कैलकुलेट की जाती है, इसका मैंने आपको एक क्वेश्चन भी कराया था, अगर आपको याद हो तो। जब हम थ्योरी क्लास कर रहे थे तो उसमें मैंने आपके साथ डिस्कस किया था, या फिर मैंने इससे पहले अगर आप यूपी टीजीटी और पीजीटी की भी क्लास लेते हैं तो उसमें भी मैंने कैपिटलाइजेशन मेथड पे एक क्वेश्चन आपको डिस्कस किया था गुडविल का, बताइए। देखिए कैपिटलाइजेशन मेथड में क्या होता है, जो भी हमारा सुपर प्रॉफिट निकल कर आता है उसमें हमारा जो एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न होता है उसको हम डिवाइड करते हैं, तो हमारी जो वैल्यू निकल कर आती है वो हमारी होती है गुडविल की वैल्यू, और जितने भी ईयर्स होते हैं उसके साथ मल्टीप्लाई करके हम निकाल लेते हैं। लेकिन यहाँ पे तो सिर्फ गुडविल की वैल्यू दी है, तो यहाँ पर सुपर प्रॉफिट में जो हम डिवाइड करेंगे एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न, तो वहां पर हमारी गुडविल अमाउंट निकल कर आ जाएगा। तो ऑप्शन डी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, in which of the following accounting entries are made at the book value of assets and liabilities, अब इसमें से हमें बताना है कौन सी अकाउंट में हमारी जो अकाउंटिंग एंट्रीज हैं वो बुक वैल्यू पर रिकॉर्ड की जाती हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट में, रियलाइजेशन, कैपिटल, या फिर सस्पेंस अकाउंट में, बताइए। देखिए यहाँ पे बुक वैल्यू की बात करें तो ये तब ट्रीटमेंट इस तरह का किया जाता है जब हम अपनी वैल्यू का जो भी हमारे एसेट्स हैं उनको उनका रियलाइजेशन करते हैं कि रियल में कितनी वैल्यू वहां पर हमारी निकल कर आ रही है, तब हम वहां पर बुक वैल्यू पर उनको शो करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आई होप ये भी आपको क्वेश्चन क्लियर है। अब थोड़ा जल्दी जल्दी मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि टाइम बहुत हो चुका है।
नेक्स्ट है, और फिर भी आपको कोई क्वेश्चन में डाउट है तो प्लीज, अब तो मैंने यहाँ पे नंबर मेंशन कर रखे हैं, आप नंबर मुझे बता दीजिएगा, मैं जो भी नेक्स्ट क्लास होगी उसमें डिस्कस कर लूंगी उन सारे क्वेश्चंस को। नेक्स्ट है, रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर लीड्स टू डैश ऑफ रिमेनिंग पार्टनर, यानी कि अगर कोई भी पार्टनर रिटायरमेंट लेता है, रिटायर होता है, तो वहां पे जो रिमेनिंग पार्टनर्स होंगे वहां से वो लीड करेगा, क्या किस चीज में लीड करेगा? प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में गेन में लीड करेगा, लॉस में करेगा, नो चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, या फिर नन ऑफ द अबव? बताइए। देखिए यहाँ पर रिटायरमेंट की बात की जा रही है, तो कोई भी पार्टनर जो है जब वो रिटायरमेंट लेता है तो उसको प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में गेन होता है, ठीक है, क्योंकि वो बीच में कभी भी रिटायरमेंट ले सकता है, तो हो सकता है कि उसके रिटायरमेंट लेने के बाद ही कंपनी में लॉस आ जाए, लेकिन वो तो लॉस उसको बियर करना ही नहीं पड़ेगा क्योंकि वो तो ऑलरेडी निकल चुका है। तो यहाँ पे गेन की सिचुएशंस रहती हैं, इसलिए यहाँ पे गेन इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन बी, सॉरी ए हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द करंट अकाउंट ऑफ अ पार्टनर, यानी कि जो करंट अकाउंट होता है किसी पार्टनर का, वो क्या बताएगा? may have a debit or credit balance, will always have a debit balance, will always have a credit balance, या फिर will never have a balance। तो देखिए यहाँ पे हम करंट अकाउंट की बात करें, करंट अकाउंट का मतलब यहाँ पर होता है कि यहाँ पर उस पार्टनर के द्वारा जो भी ट्रांजेक्शन्स किए गए हैं कंपनी से के साथ, वो सारे रिकॉर्ड यहाँ पर होते हैं। अब हो सकता है कि उसने कंपनी से कोई ड्राइंग की हो, ये हो सकता है कि उसने कंपनी को कुछ लोन दिया हो, तो दोनों ही तरह के ट्रांजेक्शन्स हो सकते हैं। तो अब दोनों तरह के ट्रांजेक्शन्स होंगे तो हो सकता है कुछ का अमाउंट ज्यादा हो, कुछ का अमाउंट कम हो, इसलिए यहाँ पर डेबिट बैलेंस भी आ सकता है, क्रेडिट बैलेंस भी आ सकता है। तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आई होप सबका ये वाला आंसर क्लियर है। नेक्स्ट आते हैं, गारंटीड प्रॉफिट इज गिवन टू। बताइए गारंटीड प्रॉफिट किसको दी जाएगी? जल्दी जल्दी आंसर करिए, बहुत टाइम हो चुका है, हमें जल्दी से ये क्वेश्चंस 60 कंप्लीट करने हैं। देखिए रिटायरिंग पार्टनर दे रखा है, इनकमिंग पार्टनर, हियर्स ऑफ द डिसीज पार्टनर, या फिर ऑल ऑफ दीज। गारंटीड प्रॉफिट की बात करें तो देखिए रिटायरिंग पार्टनर को गारंटीड प्रॉफिट देने का कोई मतलब नहीं बनता, उसको जो पहले से उसको बताया गया है कि आपके पास आपको इतना शेयर दिया जाएगा, वो सिर्फ उतना ही दिया जाएगा, गारंटीड का कोई मतलब नहीं है, और अगर नहीं हुआ है तो नहीं दिया जाएगा। सेम वही डिसीज पार्टनर का है कि अगर हुआ है तो दे देंगे, नहीं हुआ है तो नहीं देंगे। तो यहाँ पे ऑल ऑफ दीज भी ऑप्शन कट गया, थर्ड भी कट गया एंड फर्स्ट भी कट गया, पर बचा हमारे पास सेकंड जो कि है हमारा करेक्ट। देखिए इनकमिंग पार्टनर को गारंटेड प्रॉफिट इसलिए दिया जाता है क्योंकि बीच में अगर कोई पार्टनर आता है तो पहले उसको कुछ ना कुछ तो ऐसा प्रॉफिट होना चाहिए ना जिससे उसे लगे कि हाँ मुझे इस कंपनी में एंटर होना चाहिए, इस कंपनी में अपनी इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, ठीक है। तो वहां पर अगर कोई पार्टनर पार्टनरशिप फॉर्म के अंदर आ रहा है तो आप उसको कुछ गारंटेड प्रॉफिट दोगे तभी वो एंटर करेगा, नहीं तो वो आपके बिजनेस के अंदर क्यों एंटर करेगा। इसलिए यहाँ पे ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ दीज इज नॉट एन एसेंशियल फीचर ऑफ अ पार्टनरशिप फॉर्म। अब इसमें से कौन सा एसेंशियल फीचर नहीं है पार्टनरशिप फॉर्म का, आपको ये बताना है। म्यूचुअल एजेंसी, कंपलसरी रजिस्ट्रेशन, एसोसिएशन ऑफ टू और मोर पर्सन, और एग्जिस्टेंस ऑफ बिजनेस। देखिए यहाँ पे एसेंशियल फीचर की बात की गई है जो नहीं है। तो देखिए हमने जब थ्योरी क्लासेस करी थी तब वहाँ पे मैंने आपके साथ इसके फीचर्स को डिस्कस किया था, तो अगर आपको वो पता है तो आप इजीली इसका आंसर कर सकते हैं। रिकॉल करिए कौन कौन से फीचर्स हमने वहाँ पर आपके साथ डिस्कस किए थे। देखिए यहाँ पर दे रखा है म्यूचुअल एजेंसी, ये बिल्कुल करेक्ट है, ये वाला फीचर तो होता है, मैंने आपको बताया था म्यूचुअल एजेंसी के बेस पर ही तो ये पूरा बिजनेस खड़ा होता है, ये पूरा बिजनेस वो कर पाते हैं। एसोसिएशन ऑफ टू और मोर पर्सन बहुत ही इंपॉर्टेंट है बिजनेस किसी पार्टनरशिप के लिए कि दो या दो से ज्यादा पर्सन होने चाहिए, ये भी सही है। एग्जिस्टेंस ऑफ बिजनेस, किसी इकोनॉमिक एक्टिविटी को लेकर ही पार्टनरशिप होनी चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर आ रहा है नॉट, तो देखिए कंपलसरी रजिस्ट्रेशन ये इसका पार्ट नहीं है, इसलिए ऑप्शन टू कंपलसरी रजिस्ट्रेशन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। किसी पार्टनरशिप के लिए रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी नहीं होता है, ठीक है। तो टू आंसर इसका है। नेक्स्ट आते हैं, आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग पार्टनरशिप करेक्टरिस्टिक्स इज अ डिसएडवांटेज। अब हमें बताना है इसमें से कौन सा डिसएडवांटेज है। वॉलेंटरी एसोसिएशन, मिनिमल लीगल रिस्ट्रिक्शंस, लिमिटेड लाइबिलिटी, या फिर नन ऑफ दीज। तो देखिए यहाँ पे डिसएडवांटेज की बात की गई है, वॉलेंटरी एसोसिएशन किसी भी तरह का डिसएडवांटेज नहीं है, मिनिमम लीगल रिस्ट्रिक्शन ये तो बेनिफिट है,
एडवांटेज की तरह है। और लिमिटेड लाइबिलिटी ये उस केस में है जब हमारी लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप होती है, तो ये भी एक तरह से फीट उनके लिए एडवांटेज है। तो यहाँ पे करेक्ट एडवांटेज के लिए बारे में पूछा गया है, तो इनमें से कोई भी डिसएडवांटेज नहीं है, तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, when a partner is given guarantee lay the other partner loss on such guarantee will be borne by। यानी कि अगर एक पार्टनर ने दूसरे पार्टनर के लिए गारंटी ली है, तो वहां पर अगर किसी भी तरह का लॉस अराइज होता है तो कौन उसको बेयर करेगा? पार्टनर गिविंग गारंटी, पार्टनर विद हाईएस्ट रेशियो, पार्टनरशिप फर्म, या फिर ऑल दी अदर पार्टनर फर्म है ये। तो बताइए, बहुत इजी है, आप इसका आंसर कर सकते हैं, जल्दी जल्दी कमेंट करिए। देखिए, कोई भी पार्टनर अगर उसने गारंटी ली है किसी भी पार्टनर की, और अगर वो वाला पार्टनर अपनी ड्यूटी नहीं करता है या उसकी वजह से कोई भी लॉस होता है, तो जिसने गारंटी ली है सिर्फ उसी को बेयर करना पड़ेगा, रिमेनिंग पार्टनर्स उसको बेयर नहीं करेंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, पार्टनर गिविंग गारंटी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सेक्रीफाइस ऑफ एन ओल्ड पार्टनर इज इक्वल टू। अब जो सेक्रीफाइस है वो ओल्ड पार्टनर का किसके बराबर होना चाहिए? न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर, ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर, बोथ ए एंड बी, या फिर नन ऑफ दीज। बताइए। देखिए, न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर तो हमारा गेनिंग रेशियो होता है, यहाँ पर पूछना है सेक्रीफाइसिंग रेशियो। जल्दी बताइए। इसका आंसर होगा बी, ओल्ड शेयर में जब हम न्यू शेयर को माइनस करते हैं तो हमारा सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकल कर आता है, इसलिए ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, व्हाट टाइप ऑफ अकाउंट इज रिवैल्यूएशन अकाउंट। अब इसमें से कौन सा हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट का टाइप है? पर्सनल, नॉमिनल, रियल, या फिर नन ऑफ दीज। बताइए, रिवैल्यूएशन अकाउंट जो होता है हमारा कौन सा अकाउंट कहलाता है? मैंने आपको बहुत अच्छे से अब ये समझा दिया है, मुझे नहीं लगता कि आपको कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए। रिवैल्यूएशन अकाउंट हमारा नॉमिनल अकाउंट होता है। ठीक है, तो ऑप्शन बी राइट है। नेक्स्ट है, लायबिलिटी ऑफ अ पार्टनर इन अ पार्टनरशिप फर्म। अब पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर की लायबिलिटी कैसी होती है? लिमिटेड, अनलिमिटेड, रिस्ट्रिक्टेड, या फिर अनडिफाइंड। बताइए। किसी भी पार्टनरशिप में जब तक वो बताई ना गई हो कि ये पर्टिकुलर लिमिटेड वाली है, किस तरह की पार्टनरशिप है, तो वहाँ पे जो पार्टनर की लायबिलिटी होती है वो अनलिमिटेड होती है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा राइट है। ठीक है, नेक्स्ट है, अब यहाँ पे हमारे को क्वेश्चन में पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स जनरली कंट्रीब्यूट टू द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म। यानी कि एक गुडविल में कौन कौन से फैक्टर्स जो अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं? क्वालिटी ऑफ गुड सोल्ड बाय फर्म, रेपुटेशन ऑफ द ओनर्स, रिस्क इन्वॉल्व इन बिजनेस, या फिर ऑल ऑफ द अबव। बताइए इसका आंसर। देखिए, यहाँ पे गुडविल की बात की जा रही है, तो अगर कोई भी फर्म अच्छा प्रोडक्ट बेचती है, क्वालिटी उसकी अच्छी होती है, तो वहाँ पर उसकी गुडविल इंक्रीज होगी, ये तो सही है पॉइंट। फिर है रेपुटेशन ऑफ ओनर्स। यस, अगर आपको पता चले कि किसी बिजनेस के अंदर अभी कोई पर्सन है जो कि बहुत फेमस है और वो वहाँ पे उसके साथ इंक्लूड हो गया है, तो आपके लिए उस कंपनी को लेकर उसकी रेपुटेशन बढ़ जाएगी, ये भी सही है। फिर है रिस्क इन्वॉल्व इन बिजनेस। आपको ये भी पता है कि अगर किसी भी बिजनेस में रिस्क ज्यादा होता है तो वहाँ पे प्रॉफिट भी ज्यादा होता है, और प्रॉफिट ज्यादा होगा तो वही गुडविल तो उसकी होगी होगी मार्केट में, तो इसीलिए ये भी सही है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज पर पार्टनरशिप एक्ट विच ऑफ दीज राइट्स आर अवेलेबल टू अ पार्टनर। कौन से राइट्स जो है पार्टनर को दिए जाते हैं? बोनस, सैलरी, कमीशन, इक्वल प्रॉफिट। बताइए। देखिए, पार्टनरशिप एक्ट के अकॉर्डिंग उसको अगर हम यहाँ पर बात करें, इक्वल प्रॉफिट होना चाहिए, जबकि पार्टनरशिप एक्ट में बोनस, सैलरी और कमीशन के लिए कोई बात नहीं कही गई है। ये कंपनी के पार्टनर वो पार्टनरशिप के ऊपर डिपेंड करता है कि पार्टनरशिप डीड में अगर पार्टनर्स ने मेंशन किया है कि इतना इतना दिया जाएगा बोनस, सैलरी या कमीशन, तब वो दे सकते हैं, लेकिन पार्टनरशिप एक्ट के अंदर ये नहीं बताया गया है। ठीक है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। उसमें सिर्फ ये मेंशन किया गया है कि अगर कोई भी वहाँ पे वो लोग डीड नहीं करते हैं तो वहाँ पे आपस में प्रॉफिट शेयर को भी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। नेक्स्ट है, गुडविल इन अ पार्टनरशिप फर्म कैन बी वैल्यूड एट द टाइम ऑफ। अब जो
पार्टनरशिप की अंदर जो गुडविल होती है वो कब कैलकुलेट की जाती है? एडमिशन पर, रिटायरमेंट पे, डेथ पे, या फिर ऑल ऑफ दीज? बताइए। ऑलरेडी मैं आपको ये थ्योरी में बता चुकी हूँ। अगर आपने वो सारे चैप्टर्स करे होंगे तो आज के क्वेश्चंस आपके सारे सही जाएंगे। और प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा आपके कितने मार्क्स के क्वेश्चन जो हैं वो सही हुए हैं, कितने गलत हुए हैं और क्यों गलत हुए हैं। प्लीज प्लीज प्लीज, अब इतने मेहनत मैंने करी है तो थोड़ी सी मेहनत आप भी करिए, ठीक है। देखिए, गुडविल, अगर कोई पार्टनर एडमिशन ले रहा है, रिटायर हो रहा है या फिर डेथ हो रही है, ये सभी केसेस में गुडविल को हम कैलकुलेट करेंगे। एडमिशन के टाइम पर क्योंकि उससे मंगाते हैं हम उतना अमाउंट, रिटायरमेंट में उसको देना पड़ता है, डेथ के टाइम में उसके हेयर जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव है उसको देना होगा, ठीक है। तो इन सारे कंडीशंस में गुडविल हमारी कैलकुलेट होती है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। कुछ और क्वेश्चंस भी हैं, चलो उनको भी कर लेते हैं। वैसे हमने टॉप 60 बोला था, एक दो क्वेश्चंस और हैं। प्रॉफिट और लॉस ऑन द इवैल्यूएशन ऑफ शेयर अमंग द पार्टनर्स इन डेट रेशो। बताइए किस रेशो में यहाँ पर मूल्यांकन होता है? ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग, सेक्रीफाइसिंग रेशो, या फिर यहाँ पर आएगा इक्वल? बताइए। देखिए, जो भी प्रॉफिट एंड लॉस का रिवैल्यूएशन हम करते हैं तो वो हमारा प्रॉफिट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो जो होता है उस पे किया जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, at the time of retirement of a partner the existing profit and loss balance is transferred to which account? अब रिटायरमेंट के टाइम पर जो भी प्रॉफिट एंड लॉस का है एग्जिस्टिंग पार्टनर का, वो कहाँ पे ट्रांसफर किया जाएगा? रियलाइजेशन, रिवैल्यूएशन, गुडविल, या फिर एग्जिस्टिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट? बताइए। देखिए, रिटायरमेंट जिसका हो रहा है उसका जो प्रॉफिट और लॉस है वो ट्रांसफर किया जाता है जो भी रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनते हैं उनके अकाउंट में, ठीक है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे हमारा राइट है। नेक्स्ट है, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म बिटवीन ऑल द पार्टनर्स ऑफ फर्म इज कॉल्ड। यानी कि जब पार्टनर्स के बीच में डिसोल्यूशन हो जाता है तो वो क्या कहलाता है? डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म नेम, या फिर नन ऑफ दीज? अगेन ये भी मैंने आपको कल ही डिस्कस किया है। फर्म के बीच, ये फर्म के जितने भी पार्टनर्स हैं सबके बीच में डिसोल्यूशन हुआ है तो बताइए क्या कहा जाएगा इसको? इसको कहा जाएगा फर्म का डिसोल्यूशन, ठीक है, क्योंकि सारे पार्टनर्स आ गए हैं, इसलिए ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा राइट आंसर है, ठीक है। आई होप ये वीडियो, ये क्वेश्चंस आपको पसंद आए होंगे। आपके कितने मार्क्स आए प्लीज़ 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 कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। फीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा कि क्वेश्चन का लेवल आपको कैसा लगा। और किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी हो तो प्लीज़ ज़रूर पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं आपसे और भी अच्छी वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।